हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी होम लोन के रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानी थी कि होम लोन किस टाइप की होती है, होम लोन का प्रोसेस कैसे होता है, होम लोन के क्या क्या स्टेजेस है उसके बारे में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ कि लोन कहाँ से लेनी चाहिए, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक या तो फिर एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जिसको एक्चुअली बैंकिंग की एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती बट वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो आपको जानना है अगर कि लोन कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा लोन लेना, तो उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। बट हाँ, वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि लोन लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद कहाँ से होता है। तो कोई भी इंसान कभी भी लोन अप्लाई करता है तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है। तो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, जनरली लोग वहीं पे लोन अप्लाई करना पसंद करते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से कितने तक रेंज करता है। तो अगर गवर्नमेंट बैंक्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट बैंक में जैसे कि एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, देन पंजाब नेशनल बैंक है, बीओबी है, तो इन सब बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली वेरी करता है अभी के टाइम के हिसाब से 6.8% से लेके 8% तक। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में क्या कौन सी बैंक्स आती है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो इन बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली वेरी करता है 6.9% से लेकर 9% तक। और अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूँ तो एनबीएफसीज में कौन सी आती है, एचडीएफसी लिमिटेड, देन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो ये सारी की सारी जो एनबीएफसीज है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली वेरी करता है 6.8% से लेके 13% तक। और हाँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 13% से भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लोन, आपका क्रेडिट स्कोर या काफ़ी सारी चीज़ें जो अदर फैक्टर्स भी है जो इसको अफेक्ट करती है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ मैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से आपको लोन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा देन टू एनबीएफसी, बिकॉज यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एनबीएफसी में। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर सोच रहे हो कि मुझे कहाँ से लोन लेना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन लेना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी के कुछ नाम बताए। तो कई बार कस्टमर जब लोन अप्लाई करने जाता है तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो लोन कहाँ से ले रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक और एनबीएफसी के नाम काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी लिमिटेड एनबीएफसी है। सेम वे आईसीआईसीआई बैंक इज अ बैंक एंड आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी। इसके अलावा एक्सिस बैंक इज अ बैंक और एक्सिस फाइनेंस इज अ एनबीएफसी। देन पंजाब नेशनल बैंक और उसका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज अ सेपरेट एनबीएफसी। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर लोन अप्लाई करने जाता है बैंक में और अल्टीमेटली उसको बाद में पता चलता है कि उसका जो लोन डिसबर्स हुआ है वो हुआ है एनबीएफसी से। अगर आप कभी भी लोन अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले या तो वो बैंक या तो जो भी इंस्टीट्यूट आप जहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे या तो फिर आपके एजेंट से आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका लोन कहाँ से डिसबर्स होने वाला है। तो आपको पीछे से आपको बाद में पता चले, उससे बेटर कि आप पहले से ही ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका लोन कहाँ से होने वाला है। मैंने आपको अभी जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज की डिटेल्स बताई उसमें आपको एचडीएफसी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक होम लोन नहीं करता, एचडीएफसी लिमिटेड ही होम लोन करता है। तो अगर एचडीएफसी लिमिटेड जो भी इंटरेस्ट रेट अपने पब्लिश करती है होम लोन्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड ही आपको लोन देने वाला है। बट अगर आप इसके अलावा जो अभी मैंने बात की, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एक्सिस फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो इस केस में बैंक भी होम लोन करता है और उनकी एनबीएफसीज जो है वो भी होम लोन करती है। तो कभी भी अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में कोई ऐड देख के लोन अप्लाई कर रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के, तो आप पहले क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनके एनबीएफसीज में भले नाम दोनों के सिमिलर लग रहे हैं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में अलग हो सकता है। तो आप इन बैंक्स में से या इन एनबीएफसीज में से अगर लोन अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्लैरिफाई कर लीजिए कि आपका डिसबर्समेंट कहाँ से होने वाला है।
दूसरी चीज आती है एक्सपेंसेस, मतलब लोन आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फी है, मॉर्गेज चार्जेस है। तो प्रोसेसिंग फी की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसिंग फी भी गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसीज में अलग अलग वेरी हो सकती है, जो जनरली 0.25% से लेके 1% या अबोव एनबीएफसीज में थोड़ी सी ज्यादा रहेगी ये फीस, बट 0.25% से 1% के बीच में ऑलमोस्ट इनकी प्रोसेसिंग फी रहती है, जिसके अंदर लीगल चार्जेस, लीगल ओपिनियन जो होता है लॉयर से लेने का, उसके चार्जेस अंदर एडेड होते हैं इस प्रोसेसिंग फी में। आपका जो टेक्निकल वैल्यूएशन होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यूएशन होता है, जो जनरली इंजीनियर्स करते हैं, तो ये वैल्यूएशन के चार्जेस भी इसके अंदर एडेड होते हैं इस प्रोसेसिंग फी के चार्जेस में। तो ये भी आपका गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में अलग अलग वेरी करेगा। दूसरी चीज आती है मॉर्गेज चार्जेस। तो मॉर्गेज चार्जेस में जनरली दो टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं, वन इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड अनदर इज इक्विटेबल मॉर्गेज। तो काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता, जिससे क्या होता है कि वो गलती से लोन अप्लाई कर देते हैं कहीं पे और उनको अल्टीमेटली मॉर्गेज के चार्जेस भी पे करने आ सकते हैं, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता इन सब चीजों का। तो आपको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज जनरली करती है गवर्नमेंट बैंक्स। तो गवर्नमेंट बैंक में जनरली ये प्रोसेस है कि आप जब भी आपका लोन डिसबर्स होता है तो आपको सील्डेड बनाना होता है आपका। तो आपने आपकी प्रॉपर्टी का सील्डेड बना दिया, तो सील्डेड सबमिट करने के टाइम पे बैंक विल आस्क यू टू डू अ रजिस्टर्ड मॉर्गेज। मतलब कि बैंक आपको बोलेगी कि जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के नाम पे आपको करनी पड़ेगी इन दी रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट आपको मॉर्गेज डीड करना पड़ेगा, और ये मॉर्गेज डीड का भी आपको चार्जेस कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा, ये चार्जेस बैंक पे नहीं करती। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज के चार्जेस कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज करने के लिए आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, तो ये लॉयर के चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। तीसरी चीज कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है रजिस्टर ऑफिस में, तो आपको वहां से भी आपको टाइम लेना पड़ेगा कि कब आप आके रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो होता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गवर्नमेंट बैंक्स में, और दूसरी चीज टाइम कंज्यूमिंग भी है। और एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे मॉर्गेज डीड कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है, सेम वे जब आपका लोन पूरा हो जाएगा तो आपको ये मॉर्गेज रिलीज भी कराना पड़ेगा। मतलब अगर लोन पूरा हो गया है तो बैंक के नाम से ये टाइटल डीड हटा के आपको आपका नाम वापिस से लाना पड़ेगा। इसके लिए और एक आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, दैट इज अ मॉर्गेज रिलीज डीड। सो वंस अगेन आपको मॉर्गेज रिलीज कराने के लिए भी चार्जेस आपको खुद से पे करने पड़ेंगे, और हाँ वंस अगेन आपको लॉयर के चार्जेस भी खुद से पे करने पड़ेंगे, और रिलीज होने में भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके उसको रिलीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको मॉर्गेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, और उसके रिलीज के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। सो ये मॉर्गेज की जो चार्जेस है वो आपको जब सील्डेड बनाते हैं तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी प्लस मॉर्गेज की भी आपको स्टैम्प ड्यूटी अलग से पे करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा। और एक चीज की मॉर्गेज की स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है, तो ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग वेरी करती है, बट जनरली गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में जनरली ये 0.35% और 0.5% से लेके 1 to 2% तक वेरी होती है जनरली। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है फ्रेंड्स। और बाकी सब स्टेट में स्टेट टू स्टेट इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस है वो अलग अलग रहते हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट बैंक का मॉर्गेज का प्रोसेस। दूसरा होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। तो एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक जनरली इक्विटेबल मॉर्गेज करती है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव नहीं रहेगा ये इक्विटेबल मॉर्गेज, और इसका कोई रिलीज चार्जेस भी नहीं है, क्योंकि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है इसके अंदर क्या होगा कि आप जो आपका सील्डेड बनाएंगे, जब आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा तो आपका जो सील्डेड बनेगा तो वो जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको सिर्फ बैंक में जाके सबमिट करना है। मीन्स यहाँ पे आपको ना बैंक के नाम पे कोई प्रॉपर्टी करने की जरूरत है और ना उसको बाद में रिलीज कराने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ओरिजिनल टाइटल डीड बैंक के पास रहेगा जब तक आपका लोन चालू है। जब आप लोन भरपाई कर दोगे तो बैंक आपके ओरिजिनल टाइटल डीड आपको 7 से 8 दिन के समय में वापस कर देगी। तो यहाँ पे आपको मॉर्गेज के चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, ना कोई रजिस्ट्रार से टाइम लेना पड़ेगा मॉर्गेज कराने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मॉर्गेज की जरूरत नहीं है।
और जब आपका लोन खत्म होगा तो भी आपको लॉयर के चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे रिलीज कराने के, या फिर आपको वापस से रजिस्टर ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी झंझट प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी के अंदर आपको नहीं रहेगा। सो अगर आप प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी से अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पे जनरली ये लोग मॉर्गेज नहीं कराते। अगर कोई लीगल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है आपके लोन के अंदर, तो ही बैंक विल आस्क यू टू डू रजिस्टर्ड मॉर्गेज। तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस में ही होगा कि प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज करने के लिए बोलेगी। तो अगर मॉर्गेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी से लोन लेना ज्यादा सही रहेगा बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज एक्सपेंसेस एंड टाइम। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सी बैंक से लोन देने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या क्लैरिफिकेशंस लेने चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बैंकिंग में जो आपको नहीं पता होती, जैसे कि सिबिल स्कोर, सिबिल रैंक। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब बैंक में से आप लोन लेते हैं तो इसके बारे में भी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और एक चीज़ कि बैंक में कई बार आपने सुना होगा कि मार्केट वैल्यूएशन अगर किसी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा है, उसने सेल बहुत कम अमाउंट का बनाया है, पर फिर भी उसको सेल से काफ़ी ज़्यादा लोन मिल जाती है, तो ये कैसे होता है? तो इसके बारे में भी आपको मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना है और जानना है कि सिबिल स्कोर, सिबिल रैंक क्या होता है, कैसे सेल से ऊपर लोन मिलता है, तो आप मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिलती रहे।